हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था धातु है वहाँ धातु। ठीक है, जिसमें अपन ने कल की क्लास में अपन ने जो निष्कर्षण, धातु के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले और बीच में आने वाले, मध्य में आने वाले सक्रिय धातुओं का जो अपन ने क्या निष्कर्षण पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले, अर्थात जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनका निष्कर्षण कैसे होता है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले जो धातु हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है वो अपन देखते हैं। देखिए, अब ये सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए उनको नॉर्मल तरीके से अपन अलग नहीं कर सकते। उनको विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या देखिए, जैसे मैग्नीशियम, अब कौन सी धातु आती है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके गलित क्लोराइडों को विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए, मैग्नीशियम, ये जो भी धातु है सबसे ऊपर आती है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये धातुएं सबसे ऊपर सक्रियता श्रेणी में आती हैं। तो इनको विद्युत अपघटय द्वारा अलग किया जाता है, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें विद्युत अपघटय हमें लेना पड़ता है कि विलयन लेना पड़ता है। तो वो विलयन किसका होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं, को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं अपन। ठीक है, अब इनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो विलयन है गलित अवस्था में, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटनी विलयन से प्राप्त करते हैं। अब इसमें अपन इस विधि में करते क्या है, जो कैथोड होता है, माइनस वाला जो ऋणायन होता है, पर धातुएं निक्षेपित होती है जब इनका विद्युत अपघटनी अपचयन करवाया जाता है। ठीक है, तब कैथोड पर तो धातुएं निक्षेपित होती है और एनोड पर क्लोराइड प्राप्त होते हैं। जो विलयन अपन लेते हैं उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण कैथोड पर, माइनस पर धातुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसमें कैथोड माइनस पर धातुएं तथा एनोड प्लस पर क्लोराइड निक्षेपित होते हैं, क्लोराइड निक्षेपित होते हैं। ठीक है, अब क्लोराइड क्या होते हैं, क्लोरीन क्या होती है, माइनस
ऋणायन बनाती हैं तो वो जाके किसकी तरफ आकर्षित होगी, एनोड की तरफ, प्लस की तरफ, प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। वैसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम धातुएं प्लस होती हैं, धनायन बनाती हैं, तो ये किसकी तरफ आकर्षित होगी, कैथोड की तरफ, माइनस ऋणायन पर। ठीक है, तो देखिए जैसे अब कैथोड माइनस पर क्या होता है, कैथोड माइनस पर क्या होता है, तो देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगी, सोडियम बनाएगी। ठीक है, और वही क्लोरीन क्या करेगी, Cl2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार से बनाएंगे। आगे देखिए धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है। ठीक है, धातुओं का परिष्करण क्या होता है, ये सक्रियता श्रेणी में बस कुछ नहीं करना, ऊपर आने वाले जो धातुओं का निष्कर्षण है, जैसे जो भी धातु है उनका क्लोराइड और विलयन लेना है। ठीक है, क्लोराइड के रूप में वो कैसे प्राप्त होते हैं धातु क्लोराइड, उनका विलयन लेना, उसमें क्या करते हैं अपन विद्युत अपघटनी इस प्रकार से। देखिए समझ लेते हैं इसको अपन। अब ये कैथोड है मान लो, ठीक है, माइनस वाला, और ये है एनोड, तो करते क्या है, अब जैसे सोडियम क्लोराइड का अपन ने गलित अवस्था में विलयन लिया है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं सोडियम अपने Na+ में और क्लोरीन अपने Cl- में टूटता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अब ये प्लस ये माइनस वाला, इधर कैथोड माइनस वाला और एनोड प्लस वाला, तो सारी सोडियम प्लस वाली कहाँ जाएगी, कैथोड के पास, और यहाँ प्लेट पर आकर निक्षेपित होती रहेगी, और क्लोरीन कहाँ जाएगी, एनोड पर, और यहाँ निक्षेपित होती रहेगी, जिससे कैथोड पर हमें कौन सी शुद्ध धातु प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, धातुओं का परिष्करण क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखिए धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण क्या होता है, धातुओं से जो अपद्रव्य या अशुद्ध को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना हमें क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। अब जो भी धातुओं से अपद्रव्य या अशुद्धि हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना परिष्करण कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। ठीक है, अब धातुओं के परिष्करण की बहुत सी विधियां है, लेकिन सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण है, जो अपन ने ऊपर से पढ़ा है। ठीक है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट लें। विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है, क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब करते क्या है अपन, कैथोड एनोड, इसमें विद्युत अपघटनी परिष्करण में देखिए कॉपर, जिंक,
टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड का परिष्करण किया जाता है। इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, कॉपर, जिंक, इस विधि द्वारा कॉपर, जिंक, टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड आदि का परिष्करण करते हैं। आदि का क्या करते हैं अपन, परिष्करण करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अशुद्ध धातु का तो हम क्या लेते हैं, एनोड, व शुद्ध धातु का अपन क्या लेते हैं, कैथोड। अर्थात जो एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें कैथोड हम शुद्ध धातु का लेते हैं। ठीक है, जो धातु हमने ली है विलयन के रूप में, वो शुद्ध धातु का एक कैथोड लेते हैं और अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। ठीक है, इसमें शुद्ध धातु का कैथोड तथा अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। अशुद्ध धातु का क्या लेते हैं अपन, एनोड लेते हैं। ठीक है, अब विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत अपघटय विलयन के रूप में हम धातु का लवण विलयन लेते हैं। इसमें जो विलयन हम कहाँ में लेते हैं, ठीक है, विद्युत अपघटय के रूप में धातु का लवण विलयन लेते हैं, लवण विलयन लेते हैं। इसमें अपन धातु का क्या लेते हैं, धातु का लवण विलयन लेते हैं। ठीक है, अब धारा प्रवाहित करने पर, जैसे लवण विलयन लेते हैं अपन, धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। एनोड पर स्थित सारी अशुद्ध धातु कहाँ चली जाती है, विद्युत अपघटय में घुल जाती हैं, तथा इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, देखिए ये एक पात्र लेते हैं अपन, उसमें एक इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये तो है हमारा कैथोड माइनस वाला, ये है एनोड प्लस वाला। इस पर तो होती है अशुद्ध धातु। ठीक है, इस पर लेते हैं अपन अशुद्ध धातु और इस पर लेते हैं शुद्ध धातु। ये शुद्ध धातु का बना हुआ होता है। ये हमारी बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी है। अब जैसे यहाँ एक कुंजी अर्थात स्विच लगा हुआ है, जैसे ही अपन क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसमें जो विलयन अपन लेते हैं पहले वो देखें। जो विलयन अपन लेते हैं वो होता है धातु का लवण विलयन। ठीक है, जो भी धातु के अपन परिष्करण कर रहे हैं उसका लवण विलयन अपन लेते हैं। ठीक है, लवण विलयन लेके क्या करते हैं, लवण विलयन लेकर अपन क्या करते हैं, अभी धातु का लवण विलयन लेने पर जैसे ही अपन धारा प्रवाहित करते हैं, इस धातु के लवण विलयन में से सारे आयन अलग हो जाते हैं, अलग टूटने लगते हैं। ठीक है, अब यहां से जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, एनोड पर जो अशुद्ध धातु होती है वो कहाँ घुलकर विलयन में आ जाती है, विलयन में आ जाती है। और इस विलयन की जो शुद्ध धातु होती है, जितनी मात्रा में एनोड से अशुद्ध धातु आती है उतनी मात्रा में कैथोड पर क्या चली जाती है, शुद्ध धातु आकर चिपकने लगती है, निक्षेपित होने लगती है। ठीक है, इसलिए तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में अशुद्ध एनोड से अशुद्ध धातु आती रहती है और शुद्ध धातु कहाँ जाती है, कैथोड पर निक्षेपित होती रहती है, जिससे लास्ट में अपन को कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए धारा प्रवाहित करने पर
एनोड माइनस से अशुद्ध, एनोड माइनस से क्या होता है? अशुद्ध। एनोड माइनस से अशुद्ध धातु विलयन में घुलती रहती हैं तथा इतनी ही मात्रा में विलयन से शुद्ध धातु कैथोड सॉरी प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। कैथोड माइनस पर क्या होती है? पर निक्षेपित होती रहती है, पर कैथोड पर निक्षेपित होती रहती है, निक्षेपित होती रहती है, ठीक है। इतनी ही मात्रा में, जितनी अशुद्ध धातु विलयन में आती उतनी मात्रा में क्या होती है? कैथोड पर अशुद्ध धातु निक्षेपित होती रहती है, ठीक है। जो विलय अशुद्धि होती है, जो अशुद्धि विलय होती है, वो विलयन में चली जाती है, ठीक है। विलय अशुद्धि विलयन में चली जाती है, विलयन में घुल जाती है, ठीक है। जो विलय अशुद्धि होती है, जो एनोड से अशुद्धि आ रही है, जो विलय होती है विलयन में, वो तो घुल जाती है अंदर, और जो अविलय अशुद्धि होती हैं वो एनोड तली से निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंप कहते हैं, ठीक है। जो अविलय अशुद्धि होती है, अविलय अशुद्धि एनोड से तले में, जो तल होता है नीचे की सतह, जो जिसे अपन मैदा कहते हैं, ठीक है, एनोड से तली में निक्षेपित हो जाती है। इस अशुद्धि को जो निक्षेपित हो गई है नीचे, उसे अपन क्या करते हैं? एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। इसे अपन एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा 4 नंबर का सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत परिष्करण को समझाइए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इसमें पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट पूछ ले ऐसे विद्युत अपघटनी परिष्करण को अपन समझाइए, तो ठीक है, ये विधि अपन ने लिख दी, चित्र बना दिया, ठीक है, डायग्राम बना दिया। लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे कोई भी एक ले ले अपन को कॉपर का धातु विलयन आपको दे दे, और या फिर सीधा पूछ ले कॉपर का विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्ध कॉपर के धातु विलयन से शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, समझाइए। तो अपन को धातु का विलयन कॉपर लेना है, फिर जैसे प्रवाहित करेंगे, जो भी अशुद्धि होगी वो एनोड से इसमें आ जाएगी, और शुद्ध कॉपर कहां चली जाएगी? कैथोड पर चली जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारे विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। अपघटनी परिष्करण की क्रिया स्क्रीन पर आप इसका आगे अपन देखते हैं संसारण की। संसारण के बारे में अपन ने पहले लेसन में पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है संसारण? देखिए संसारण क्या होता है, ठीक है। संसारण क्या होता है, देखते हैं इसको। संसारण संसारण, ठीक है।
संसारण क्या होता है? देखिए, आर्द्र जलवायु के से लंबे समय तक आर्द्र जो जलवायु होती है, ठीक है, आर्द्र जलवायु वायु नमी के संपर्क में रहने से जो भूरी परत चढ़ जाती है, जैसे लोहे पर भूरी परत चढ़ जाती है, जिसे अपन साधारण भाषा में संसारण के जंग लगना कहते हैं, वही संसारण होता है। इससे क्या होता है, धातुओं की गुणवत्ता में कमी आती है। तो वे सभी प्रक्रियाएं, ठीक है, चाहे पानी में रखें, चाहे वायु में आर्द्रता में रहें, कैसे भी रहें, वे सभी प्रक्रियाएं जिससे धातुओं की गुणवत्ता में कमी आती है, उन्हें अपन संसारण कहते हैं, ठीक है। तो इस संसारण के कुछ एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कारण बताओ, ठीक है। जैसे सिल्वर जो चांदी होती है, वायु में खुद हम देखते हैं, जब हम चांदी का कोई आभूषण बना के लाते हैं तो वो बहुत ही चमकदार होता है, ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी संसारण है, ठीक है। तो सब पूछा जा सकता है सवाल ऐसे डायरेक्ट के चांदी के जो आभूषण होते हैं उनकी धीरे धीरे चमक कम होती जाती है, कारण स्पष्ट करो, ठीक है। तो देखिए, सिल्वर या चांदी, पहला जो एग्जाम्पल है सिल्वर या जैसे अपन चांदी कहते हैं। अब इसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? सिल्वर चांदी वायु में क्या करती है? वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड अभिक्रिया, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड की अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ने से, जो परत चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड बनता है, जो चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर एक परत के रूप में आ जाता है, ठीक है। परत बनने के कारण जो सिल्वर की वस्तुएं होती हैं, जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, जो आभूषण होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। सल्फाइड की परत बनने के कारण सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, ठीक है। सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती है, अर्थात उनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। जैसे कॉपर है, इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए आप, एग्जांपल कॉपर। देखिए, कॉपर वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करता है, ठीक है। कॉपर की भी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? उनको कौन सी परत चढ़ जाती है? तो कॉपर वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेती है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट बनाती है, जिससे इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। जो कॉपर वायु में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेती है, जिससे क्या होता है? कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, इससे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी तरह लोहे पर होता है जो जंग लगना, ठीक है। आर्द्र जो नमी वाली जो जलवायु होती है, जिसमें पानी की नमी की मात्रा और
वायु में ऑक्सीजन की मात्रा दोनों होती है, ठीक है। तो आर्द्र जलवायु में लंबे समय तक रहने से क्या होता है, लोहे पर भूरे रंग की परत पर चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। आर्द्र जलवायु में लंबे समय तक रहने से लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, जिसे अपन साधारण भाषा में जंग कहते हैं, जंग कहते हैं। अपन देखते हैं लोहा का कोई गेट हमारे लगा हुआ है, तो वो जैसे ही थोड़ी देर को जब नया लोहा होता है तब तो ठीक लगता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है, उस पर एक परत चढ़ने लग जाती है, पूरी परत होने लग जाती है, वो जंग होता है, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में काट आना कहते हैं, ठीक है। तो ये संसारण के कुछ उपाय है। संसारण से सुरक्षा अपन कैसे कर सकते हैं, संसारण से सुरक्षा के कुछ उपाय भी हैं, ठीक है। जैसे इन पर पेंट कर, ठीक है, पेंट करके या तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट करके तेल लगाकर, या इन पर अपन ग्रीस भी लगा सकते हैं, ग्रीस या ग्रीस लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगाकर यशत लेपन करके, ठीक है, यशत लेपन। अब यशत लेपन पर में क्या होता है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को अपन यशत लेपन कहते हैं, ठीक है। फिर क्रोमियम लेपन, इसी तरह क्रोमियम लेपन, धातु पर क्रोमियम की परत चढ़ाना, क्रोमियम लेपन, ठीक है। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, ठीक है, या मिश्र धातु बनाकर हम लोहे पर जंग लगाना, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, अर्थात 2-3 धातु को आपस में मिलाकर नई धातु बनाकर अपन सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर अपन क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बनाकर लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब यशत लेपन क्या होता है, यशत लेपन में हम जानते हैं, आपको यहाँ पे बताया कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है, लोहे इस्पात पर क्या करना, को सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की जो परत चढ़ाना, वो क्या कहलाता है, यशत लेपन कहलाता है, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले आप इसका। फिर आखिरी टॉपिक अपन पढ़ते हैं इस अध्याय का, मिश्र धातु या मिश्रात्व। देखिए, मिश्र धातु या मिश्रात्वन, ठीक है, मिश्र धातु या मिश्रात्वन, मिश्र धातु या इसे अपन मिश्रात्वन कहते हैं,
मिश्रात्मक कहते हैं। अब क्या करते हैं अपन, दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को अपन मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु के संगामी मिश्रण को अपन मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि दोनों की अवस्था सेम होनी चाहिए। जो भी दो धातु है अपन क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उनकी अवस्था क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दोनों धातु ठोस या द्रव या गैस। ठीक है, ठोस द्रव धातु ज्यादातर कठोर होती है, वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। ठीक है, जैसे लोहे में थोड़ा सा कार्बन कितना 0.05 मिलाने से वह प्रबल व कठोर हो जाता है। लोहा वैसे तो प्राकृतिक रूप से नरम प्राप्त होता है और कोमल होता है। ठीक है, लेकिन लोहे में क्या कार्बन मिलाया जाता है जिससे वह नरम, प्रबल व कठोर हो जाता है। ये एग्जांपल है, आप देखें। जैसे लोहे में कार्बन कितना 0.05%, बहुत ही कम, 1% भी पूरा नहीं है। ठीक है, इतना सा कार्बन मिलाने से यह प्रबल तथा कठोर हो जाता है, वरना ये नरम अवस्था में पाया जाता है, कोमल होता है। ठीक है, अब इसी तरह लोहे के साथ अपन क्या करते हैं, निकल व क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील या इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और जंग नहीं लगता है। लोहे में क्या मिलाने से? निकल और क्रोमियम। ठीक है, लोहे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है, कई कंपटीशन जॉब वाले एग्जाम में पूछा गया सवाल है। लोहे में निकेल या निकल तथा क्रोमियम, निकल तथा क्रोमियम मिलाने पर क्या प्राप्त होता है हमें? स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो स्टेनलेस स्टील हमें प्राप्त होता है, जो क्या होता है? जो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो क्या होता है? वैसे तो लोहा नरम होता है प्राकृतिक रूप में, लेकिन निकेल और क्रोमियम मिलाने से ये स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर, जो क्या होता है? कठोर होता है तथा जंग नहीं लगता, उसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील, या इसे अपन हिंदी में कर लीजिए इस्पात, प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए आगे, शुद्ध धातु की अपेक्षा जो मिश्र धातु होती हैं, विद्युत चालकता व गलनांक कम होता है। इनका विद्युत चालकता है, गलनांक होता है कम। नोट, शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। ये मिश्र धातु का गुण है कि इसकी विद्युत चालकता गलनांक क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जैसे सोना अपन क्या कहते हैं? सोने का मात्रक क्या है? मापने का जो पैमाना क्या है? कैरेट में मापा जाता है। और शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है।
ठीक है। लेकिन ये 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, नरम होता है, ये काफी नरम होता है, ठीक है। ये बहुत ही नरम होता है, जिसके कारण अगर शुद्ध सोने का अपन कोई आभूषण बनाए तो वो ऐसे ही मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए, इसे कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाते हैं, ठीक है। तो नॉट शुद्ध सोना 24 कैरेट, शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट को कहते हैं, या कह सकते हैं शुद्ध सोने को अपन 24 कैरेट कहते हैं, जो काफी नरम होता है, जो काफी नरम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए, इसे अपन कठोर बनाने के लिए, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी, थोड़ी सी चांदी या तांबा मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। तांबा मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। देखिए जो अपने आभूषण होते हैं, ठीक है, आभूषणों में 22 कैरेट सोना होता है, अर्थात उसमें 2 कैरेट तो क्या होता है, चांदी या तांबा होता है, ठीक है। आभूषण में अधिकतर 22 कैरेट सोना होता है, अर्थात इसमें 2 कैरेट चांदी या तांबा होता है, 2 कैरेट चांदी या तांबा होता है। 2 कैरेट क्या होता है, चांदी या तांबा इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो मिश्र धातु के हो गए। अब मिश्र धातु के कुछ और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मिश्र धातु, अब एक है अमलगम, ये मिश्र धातु है। ये किससे बनी होती है, मिश्र धातु है, और ये किससे बनी होती है, ये पारा व कुछ अन्य पदार्थ, ठीक है। एक तो पारा होता है फिक्स, प्लस कुछ अन्य, दूसरा कुछ भी हो सकता है जो पारे के साथ क्या हो, जुड़ जाए, क्रिया, ठीक है। इसी तरह दूसरा है पीतल। पीतल अपन देखते हैं घर में पीतल होता है, वो किससे बना होता है, तांबा और जिंक से, ठीक है। तांबा प्लस जस्ता से बना होता है, अर्थात कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। इसी तरह जो कांसा होता है, ठीक है, इसी तरह होता है हमारा एक कांसा, ठीक है। ये तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, तांबा प्लस टिन, ठीक है। और होता है हमारा सोल्डर। सोल्डर ये सीसा प्लस टिन से बना होता है, एक सोल्डर होता है, नाम कहीं आपने सुना होगा सोल्डर। ये सीसा प्लस टिन से मिलकर बना, सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। क्या होता है देखिए, सीसा और टिन। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर होता है हमारा, ये सोल्डर नहीं है, कंधा नहीं, ठीक है। सोल्डर होता है जो अपन इलेक्ट्रीशियन काम में लेते हैं, तार को चिपकाने में उसको देते हैं, ठीक है। जो एक चमकीले कलर का होता है उसे सोल्डर कहते हैं, जो तार को चिपकाने में काम में आता है, ठीक है, सोल्डिंग करता है, ठीक है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से गल जाता है। तो स्क्रीनशॉट लें आप इसका। ये हमारे जो तीसरा लेसन है क्लास 10 साइंस का, धातु एवं अधातु, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने इस अध्याय में 6 वीडियो में जो भी अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।